एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम। हर युद्ध हमेशा दो मोर्चों पर लड़ा जाता है। एक मोर्चे पर सैनिक लड़ता है दुश्मन के साथ, जबकि दूसरे मोर्चे पर उसका परिवार लड़ता है, खासकर उस सैनिक की पत्नी, ढेर सारी चुनौतियों के साथ। हमारी आज की कड़ी इस लिहाज से खास है क्योंकि हम इसमें कहानी लेकर आए हैं एक वीरांगना की, जिसके पति और पुत्र दोनों का ही जीवन राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाता है। बावजूद इसके ये वीर नारी चुनौतियों के आगे घुटने नहीं टेकती। आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारी आज की कड़ी की महानायिका लॉन्स नायक बीएस नेगी की पत्नी श्रीमती भागीरथी नेगी से। मेरा नाम भागीरथी नेगी है। मेरा पति का नाम बीएस नेगी लेस नायक। लॉन्स नायक बीएस नेगी की सबसे छोटी बेटी श्रीमती रेखा नेगी। मेरे पिताजी का नाम लॉन्स नायक बीएस नेगी था। एएमसी के थे, वो नर्सिंग सेक्शन से थे। लॉन्स नायक बीएस नेगी की दूसरी बेटी श्रीमती नीमा नेगी। मेरे पिताजी एएमसी ROAMC लखनऊ में थे। भागीरथी नेगी बताती हैं कि वो गांव देहात की रहने वाली बहुत कम पढ़ी लिखी सीधी सादी महिला हैं। कच्ची उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी और उन्हें नहीं पता कि उनके पति सेना में कब भर्ती हुए थे। वो सेना में कब भर्ती हुआ ये तो हमको मालूम नहीं। हम तो गांव में रहते थे, हमको तो बोलना भी नहीं आता था। भर्ती होने से पहले 2 बच्चे हो गए थे मेरे। 16-17 साल के वो थे, 14 साल की मैं थी। उस टाइम शादी हो गई। कुछ वर्ष लखनऊ में रहने के बाद बीएस नेगी अपनी फैमिली को 1961 में अपने साथ ले आते हैं। इस समय तक उनका पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में हो चुका था। 1961 इसलिए क्योंकि ये वही वर्ष था जब भारत ने गोवा में पुर्तगाली शासन के विरुद्ध अपना ऑपरेशन गोवा एक्शन प्लान अप्लाई किया था। उसके बाद उनने 1-2 साल तो रहे होंगे अपने रिकॉर्ड में लखनऊ, और उसके बाद अब 2-3 साल रहे वो। फिर हमको ले आए 2 बच्चों के बाद। ये कहीं धर्मशाला में ले गए थे जब गोवा की लड़ाई लगी थी, तब गोवा के एक्शन में उनको, और नाम तो उसमें भी आया था उनका। रेखा नेगी बताती हैं कि अपने पूरे सेवा काल में उनके पिता ने 4 लड़ाइयों में सक्रिय हिस्सा लिया था। बहुत सारी 4 लड़ाइयां लड़ी गोवा एक्शन, और 1962, 1965, 1971। 1971 में ही मेरा जन्म हुआ था। फिर ये लड़ाई लगी 1962 की, उसमें गए, तब तो हम वहीं थे धर्मशाला। लेकिन जब 1965 का युद्ध शुरू हुआ तो बीएस नेगी के साथ समस्या खड़ी हो गई कि युद्ध पर जाने से पहले परिवार को घर जाकर कैसे छोड़ा जाए। घर पहाड़ पर था, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। धर्मशाला से अल्मोड़ा जाने का मतलब था कम से कम 4-5 दिन, जबकि वॉर की वजह से छुट्टियां सारी कैंसिल हो चुकी थीं। ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को लखनऊ अपने एक परिचित के यहाँ छोड़ा। 1965 में लखनऊ मेरे को छोड़ा। उस टाइम का साथ वाला दोस्त था नीलमत था में लखनऊ, तो मैं वहां रही। तो मेरे मकान मालकिन माताजी मेरे साथ रहती थी, और वही मेरा सब कुछ, मेरे को, मेरे बच्चों को भी देखती थी, मेरे को भी देखती थी। बेटी बन के रही मैं। फैमिली को लखनऊ छोड़ने के बाद युद्ध पर जाते वक्त पति के कहे गए शब्द भागीरथी नेगी को आज भी याद हैं। तुम ठीक से रहना, ये तुम्हारे साथ है, तुम सब इनको समझना, इनको बात जो भी होगी दो पहले भी इनको बताना।
तो हमने वैसे ही करा जैसे ये बता के गए थे, सभी कुछ उन्हीं ने करा बेचारों ने। भागीरथी नेगी बताती हैं कि 1965 की लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद भी बीएस नेगी लंबे समय तक लखनऊ वापस नहीं आ सके थे। हां, कभी कभार उनकी चिट्ठी जरूर आ जाती थी। वो खत्म हो गई थी लड़ाई, तो फिर भी वो रहे वहां, फिर हमारे पास कहाँ आए वो, बहुत दिन के बाद लौटे हो, तो बहुत ही दिन रहे वहां। और उस टाइम तो ना फोन थे, ना कुछ था, ना हमारे पास रेडियो था, ना हमारे पास लड़ाई भिड़ाई की बातें सुनने की मिलती थी। कभी कभी चिट्ठी पत्र आ जाते थे तो अड़ोसी पड़ोसी से, बच्चे छोटे थे, पढ़वाती थी। चिट्ठी में भी साधारण सी ही 4 बातें लिखी होती थी। भागीरथी नेगी का मन अक्सर उदास रहता, पता नहीं किस हाल में होंगे वो। कभी अपने मन की बात भी नहीं कहते खुलकर। मेरे को बताते नहीं थे, इसीलिए छोटे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा करके मैं रोते रहती थी। जितनी बार हो जाता आते थे, वो मेरे को इसलिए नहीं बताते थे कि ये रोते रहती, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, ये इसी को कुछ हो जाएगा, मैं क्या करेंगे। देर से सही, लेकिन वो लम्हा भी आया जब बीएस नेगी लखनऊ वापस आए। भागीरथी नेगी के आंसुओं का रंग और खुशबू दोनों ही बदल दी थी बीएस नेगी की आमद ने। जब वो आए तब खुशी के आंसू थे, खुश थे, आ गए लड़के, आ गए अच्छे। और फिर मेरे मकान मालिक में और मेरे अड़ोस पड़ोसी सब आ गए। 4 बच्चे हो गए थे मेरे फिर, तो फिर जाके मैं वहीं रही। फिर बाद में इनको लोगों ने कहा तुमको सेपरेट क्वार्टर मिलेगा, तो मेरे को फिर सेपरेट क्वार्टर मिला। उन्नीस 1965 के बाद आता है 1971, यानी कि बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। ये वो युद्ध था जिसने भागीरथी नेगी की जिंदगी में तूफान लाकर रख दिया। भागीरथी नेगी को सूचना मिलती है कि उनके पति युद्ध में घायल हो गए हैं और उन्हें दिल्ली स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। युद्ध के मैदान में जा रहे थे तो वहां एक बम का टुकड़ा, सेलिंग कहते हैं जिसको, वो उनकी कमर में लगा, स्पाइनल कॉर्ड में लगा उनका। उसके बाद से वो चल फिर नहीं पाते थे बिल्कुल। ये खबर भागीरथी नेगी के लिए स्तब्ध कर देने वाली थी। बच्चे छोटे थे, पति के अलावा और कोई सहारा नहीं था भागीरथी नेगी के पास। बच्चों की तरफ देखती और फिर पति के बारे में सोचती तो कलेजा मुंह को आता था। उनके लिए ये कतई मुमकिन नहीं था कि वो अपने 4 बच्चों को लेकर दिल्ली पहुंचें और पति की सेवा में लगें। बाद में कंडीशन ये लगी कि अगर एमएच लखनऊ में कोई बेड खाली होगा तो उनके पति को लखनऊ रेफर किया जा सकता है। दिल्ली से कागज आते थे कि तुम चारपाई ढूंढो, तुम्हारे पति को हम यहाँ भेजते हैं। एमएच में चारपाई भी उस टाइम खाली नहीं मिली, बहुत लग गई थी, तो गदर आदमी मर गए थे और घायल हो गए थे ना। मैं 5 दफे जनरल साहब के पास गई, फिर जनरल साहब ने बोला कि इसके बच्चे इतने छोटे हैं, ये क्या करेगी, इसको बोलना तक तो आता नहीं, इसको जैसे भी है इसका आदमी मरेगा जिएगा इधर ही भेजो। फिर लखनऊ भेजा इनको। मैं चारपाई का पता करा, कोई एमसी का आदमी था उधर नर्सिंग का, फिर वो बेचारा पता करके लाया, फिर कहीं एक चारपाई मिली, तब जाके इनको स्ट्रेचर में धर के कार में वहां एमएच लखनऊ में लाए। जिस पति को अपने पांव पर चलकर जाते विदा किया हो, उसे स्ट्रेचर पर आते हुए देखने लायक मजबूत कलेजा नहीं बना पा रही थी भागीरथी नेगी। उनका बड़ा बेटा हॉस्पिटल के अंदर जाकर देख कर आता है
और मां को बताता है कि बाबू यानी कि बीएस नेगी बेड पर लेटे हैं। अपनी भावुकता को नियंत्रित करते हुए भागीरथी नेगी पति के पास पहुंचती हैं। तो फिर जाके हम गए, शाम को हम वहां पता करने गए। हमारा बच्चा था, वो जो सबसे बड़ा था, वो था 12 साल का था तब। तो वो बच्चा मैंने भेजा हॉस्पिटल नर्सिंग के पास। फिर उसने पता करा, उन्होंने बोला बाबू आ गए हॉस्पिटल में। फिर मैं गई नहीं। बैठा कहाँ, बैठने वाले तो वो बाद में भी नहीं थे, लेटे ही थे, बेड में लेटे ही थे। फिर लखनऊ में भी इनका इलाज करा, 3 साल एमएस में रहे। एक लंबे समय से पिता को घर में न पाकर बच्चे भी अक्सर भागीरथी नेगी से सवाल करते हैं, कहाँ है बाबू? कोरी सातोनाव से ही बच्चों का दिल बहलाती रही भागीरथी नेगी। उन्हें पता चल चुका था कि अब उनके पति कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। चार बेटियां थी मेरी, 2 बेटे थे। ड्यूटी गए हैं, आ जाएंगे, वो ड्यूटी कर रहे हैं। फिर भी एमएस में भी एडमिट था, यही अब लखा देते रहे बच्चों को। कभी उनको एमएस नहीं ले जाती। एक बड़ा लड़का जो था 12 साल का, उसको लेके सब जगह जाती थी, बाबू को मिलने, उनको दवाई देना और ये करना। फुल चेयर में उससे बेल्ट से बांध के उनको जहाँ ठंडी जगह थी वहां ले जाते थे, डॉक्टरों को पूछ के। बीएस नेगी के रिटायरमेंट का वक्त भी नजदीक आ रहा था। बीएस नेगी की व्यक्तिगत और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए सेना के अफसरों ने उनकी पत्नी को नौकरी ऑफर की। भागीरथी नेगी के बड़े बेटे ने मां की जगह खुद ये जिम्मेदारी निभाने का प्रस्ताव किया। कुछ प्रतीक्षा के बाद उसे सेना में नौकरी मिल गई और पोस्टिंग भी लखनऊ डिपो में। जब 3 साल एडमिट रहे ये एमएस में लखनऊ, तो उन्होंने बोला कि इसको फैमिली को हम नौकरी देते हैं तब इसको बाहर निकालेंगे, इसको कोई देने लेने वाला नहीं है, इसका परिवार ऐसे ही। 9th में पढ़ता था मेरा लड़का। लड़के ने बोला मेरी मम्मी नहीं करेगी, मैं पढ़ाई तो बाद में भी करूंगा, जैसे भी होगा मैं करूंगा। 18 साल में तो वो फिर डॉक्टर ने सब नपाई तोलाई कर दी। उस दिन मेरा बेटा वहां गया डिपो में, सर्विस पर ज्वाइन हुआ, फौज में हो गया, फौज में रख लिया फिर उसको। फिर इसके बाबू को रिटायर करा। तो लड़के को भी 1 साल के लिए इधर ही भेजा। डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा ट्रेनिंग करके डिपो 1 साल रह के फिर इधर ही आया, वो इधर ही हमारे साथ ही यहाँ आया। तो यहीं रहा वो 1 साल, इसने एमएस में करी लड़के ने, तो हमको देखा भाली उसने करी। कुछ दिन लखनऊ रहने के बाद बेटे का ट्रांसफर लद्दाख कर दिया जाता है। फिर ले लद्दाख गया, यहाँ से पोस्टिंग। फिर भी मेरा यही हुआ, मेरा बच्चा बर्फ लगेगा, बाद ऐसे हो गए। मेरा हाथ था, मेरा लड़का को कुछ हो जाएगा, वहां बर्फ लगेगा, वो लगेगा करके तभी भी मैं रोते रही। फिर इसके पापा ने बोला हम एप्लीकेशन लगाएंगे, क्या पता तू इधर रुका देंगे, कहीं नजीक पोस्टिंग करा देंगे। उसने बोला पापा अभी मैं छोटी उम्र का हूँ, अभी मैं सब जगह जा सकता हूँ, कल को मैं बड़ी उम्र हो जाएगी, वो हो जाएगी, ले लद्दाख करना मेरे लिए परेशानी होगी। 3 साल वहां रहा ले में, तो वो काट के आया। फिर कलकत्ता आया, 3 साल कलकत्ता रहा। तो फिर जाके उसकी मैंने शादी कर दी। बहू को साथ ले गया बेटा, कलकत्ता में रखा। जिंदगी की गाड़ी समतल धरातल पर आई ही थी कि हालातों ने नेगी परिवार का एक और कड़ा इम्तिहान ले डाला। नेगी परिवार को बताया गया कि उनके बेटे को कलकत्ता में जॉन्डिस हो गया है और तेज बुखार के चलते उसका मानसिक संतुलन भी गड़बड़ा गया है। सेना के कुछ लोग उसे लखनऊ आकर छोड़ जाते हैं। कलकत्ता से उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोग बोले पीलिया हो गया,
तो फिर आए यहाँ, गाय लेके उसको भी छोड़ गए यहीं बरेली में। फिर इधर ही रहा, 2-3 साल इधर ही रहा। फिर गांव में चले गया, ससुराल रहने लग गया। हमने कहा जहाँ इसको अच्छा लगता है यही है हमारा, जो कुछ है रहने दो। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। अपने आप से लड़ते लड़ते वो एक दिन हार जाता है। जवान और शादीशुदा बेटे की मौत अंदर तक तोड़ कर रख देती है नेगी परिवार को। परिवार को वक्त लगता है इस सदमे से उबरने में। व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल तक सीमित बीएस नेगी की दुनिया को विस्तार देने का प्रयास करती है उनकी बेटी रेखा नेगी। तो व्हीलचेयर में और ट्राईसाइकिल मिली थी सरकार की ओर से, तो मैं ही उन्हें इधर उधर घुमाने ले जाती थी, चाहे वो स्टेशन हेडक्वार्टर हो या एमएच हो या यूबी एरिया हो, जहां भी हो मैं ही जाती थी उनके साथ। वो किस तरह से ऑफिसर्स को और अपने साथ के लोगों को डील करते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपनी बहादुरी की गाथाएं जो भी वो उन्हें बताते थे, तो मैं भी उनको सुनती थी और अच्छा लगता था सुन के। बस थोड़ा सा ये लगता था कि जैसे ये लोग चल फिर ले रहे हैं वैसे हमारे पिताजी भी चलते। तो उस समय जरा सा फील होता था, लेकिन आई एम वेरी प्राउड। मैं बहुत मुझे इस बात का घमंड है कि मैं उनकी बेटी हूँ। जीवन की कठिनतम चुनौतियों का दिलेरी से सामना करते हुए बीएस नेगी 1997 में इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अभी 1997 में उनकी डेथ हुई थी, गैंग्रीन हो गया था उनको, उससे उनकी डेथ हुई। पिता के मूल्य आधारित जीवन और परिवार को दिए संस्कारों को अपनी संचित पूंजी मानती हैं रेखा नेगी। बहुत अच्छा किया उन्होंने, इतनी अच्छी परवरिश करी हमें। ना हमारे पास ज्यादा कपड़े होते थे, लिमिटेड कपड़े में 6 भाई बहन हम लोग लिमिटेड कपड़ा पहनते थे। और पिताजी का ये कहना था कि इनका पेट भरा होना चाहिए, इनके पास किताबें कॉपी सारी होनी चाहिए, और बेशक कपड़े कम हो वो चलेगा। तो उनकी यही बात है कि हम सारी बहनें एमए बीएड हैं और भाई भी हमारे पढ़े लिखे हैं। हम सब जो भी है थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। फिर अभी मैं आर्मी स्कूल बरेली में जॉब करती हूँ। अपने प्रति बेटियों के सेवा और सम्मान भाव से भागीरथी नेगी अभिभूत हैं। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, इनकी वजह से पल रही मैं, दुख तकलीफ जो है पानी यही पिलाते हैं, यही कर रहे हैं। एक भाई खत्म हो गए, दूसरे भाई अपनी नौकरी पे हैं। आज मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, अपनी मम्मी की देखभाल कर रही हूँ। पिताजी नहीं है तो माँ को हॉस्पिटल ले जाना, उनकी दवाई लाना, उनको जगह जगह ले जाना, घुमाना फिराना, सब हम 2 बहनें करती हैं। 1965 में उनको रक्षा चक्र मिला। हमें गर्व है कि मैं एक वीर सैनिक की बेटी। मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ कि बच्चों अच्छे से पढ़ो लिखो, कल को तुम भी फौज में जाना। भारत को यूं ही महान नहीं कहा जाता, कुछ तो है यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में। इस आखिरी कड़ी के साथ धारावाहिक एक सलाम वतन के नाम भले समाप्त हो गया, लेकिन कहानियां अभी बहुत बाकी हैं, गर्व और रोमांच से भरी। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। फिलहाल सुरेश ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक सलाम वतन के नाम, एक सलाम वतन के नाम, एक सलाम वतन के नाम, एक सलाम वतन के नाम।